हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग खान सर के द्वारा शुरू किए गए बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को डिस्कस करने वाले हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। शुरू करते हैं। यह हमारा टेस्ट नंबर 6 होगा, जो कि वीकली होता है, सैटरडे और संडे को होता है। तो इसमें टेस्ट नंबर जो 6 है, इसके क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह हड़प्पाई स्थल से मंदिर का प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, जो कि गलत है। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता है वहां से मंदिर के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए पहला गलत है। दूसरा कथन है लोथल से अग्नि पूजा का प्रमाण मिला है। देखिए, लोथल से अग्नि पूजा का प्रमाण मिला है, यह सही दिया गया है। और तीसरा कथन है हड़प्पाई लोग भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करते थे, यह गलत दिया गया, क्योंकि जो हड़प्पाई लोग थे यह भूत प्रेतों में विश्वास करते थे, इसलिए 1 और 3 जो है यह गलत दिया गया है। तो यहाँ पे 1 और 3 जो है असत्य है। ऑप्शन हमारा डी, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। देखिए, बात करते हैं मंदिरों के बारे में, तो मंदिरों का इसमें अभाव रहा था। मेसोपोटामिया में जहाँ पे भव्य जिगुरत मंदिर मिले हैं, वहीं सिंधु सभ्यता में कोई भी मंदिर शामिल नहीं है। बात करते हैं अग्नि पूजा का, तो लोथल और कालीबंगा 2 जगह जो है हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे, इसलिए लोथल से अग्नि पूजा का प्रमाण मिला है। और साथ में कहाँ से मिला है, और साथ में मिला है लोथल के साथ साथ में कालीबंगा से, इसको भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि विशुद्धि मग का रचनाकार निम्न में से कौन था। तो विशुद्धि मग जो है, इसका रचनाकार कौन रहा था, यह रहा था बुद्ध घोष। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, जो विशुद्धि मग है यानी विशुद्धि का मार्ग थेरवाद बौद्ध मत का एक महान ग्रंथ है, और इसकी रचना 5वीं शताब्दी ईस्वी में आचार्य बुद्ध घोष ने श्रीलंका में किया था। और यह जो है पाली भाषा में लिखा गया है। इसका भाषा भी ध्यान रखेंगे, यह किस भाषा में है, तो यह लिखा गया है पाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें क्या दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन है इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सबसे पहले सूची 1 में वंश का नाम है और सूची 2 में इसके संस्थापक का नाम है। सबसे पहले है पांड्य वंश। देखिए, जो पांड्य वंश है इसका संस्थापक नेडियोन हो जाएगा, इसका संस्थापक नेडियोन हो जाएगा, इसका मिलान हमारा 2 हो जाएगा। और इसके राजधानी की बात करते हैं तो इसका राजधानी हो जाएगा मदुरई। पांड्य का राजधानी मदुरई रहा था। उसके बाद में है कदम्ब। कदम्ब वंश का संस्थापक हो जाएगा मयूर शर्मन। मयूर शर्मन जो है कदम्ब वंश का संस्थापक हो जाएगा, और इसका राजधानी रहा था वनवासी। वनवासी जो है इसका राजधानी रहा था। उसके बाद में है पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक हो जाएगा सिंहवर्मन। सिंहवर्मन जो है पल्लव वंश का संस्थापक हो जाएगा। उसके बाद में है होयसल। होयसल वंश का संस्थापक हो जाएगा विष्णुवर्धन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 4 1 3। देखिए, 2 4 1 3 ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। और साथ ही ध्यान देंगे, जो पांड्य वंश है, पांड्य वंश का प्रतीक क्या रहा था, पांड्य वंश का प्रतीक रहा था मछली। मछली जो है पांड्य वंश का प्रतीक रहा था। और होयसल का प्रतीक क्या रहा था, एक बाघ को मारता हुआ युवक। देखिए, होयसल का प्रतीक रहा था एक बाघ को मारता हुआ युवक। बाघ को मारता हुआ युवक जो है इसका प्रतीक था, बाघ को मारता हुआ युवक। उसके बाद में मारता हुआ युवक हो जाएगा होयसल वंश का। उसके बाद में एक है कदम्ब लिपि। तो देखिए, जो कदम्ब लिपि है, यह कन्नड़ लिपि का विकास कदम्ब लिपि से ही हुआ है, इसको भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहला कथन है इसने दक्षिण भारत पर प्रत्यक्ष शासन किया था। देखिए, पहला कथन जो है गलत है। यहाँ पे ऑप्शन पूछा गया कौन सा सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इसने चित्तौड़गढ़ का नामकरण खिजराबाद के रूप में किया था, यही सही है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर अटैक किया था, और रानी पद्मावती और राजा रतन सिंह का जो प्रसंग है, इसी के विजय के बाद में उसने चित्तौड़ अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया और उसका नाम बदल करके खिजराबाद कर दिया था। यानी जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, और वहां की रानी कौन थी, पद्मावती और राजा रतन सिंह रहे थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शाहजादा ने मजमा उल बहरैन की रचना किया था। तो मजमा उल बहरैन का रचना किया था दारा शिकोह ने, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। देखिए, मजमा उल बहरैन का मतलब क्या होता है, फारसी में 2 समुद्रों का मिलन होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए और शिवाजी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे सही का मिलान कर चूज करना है, कौन सा सही है। पहला है कि पुतली बाई शिवाजी के साथ सती हुई थी। देखिए, पुतली बाई जो है शिवाजी के साथ में सती हुई थी, तो पहला कथन जो है यह
गलत दिया गया, सॉरी पहला कथन जो है सही है, क्योंकि 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद में उनकी पत्नी जो होती है पुतलीबाई, यह सती होती है, यह सही दिया गया है। पहला कथन हमारा सही हो जाएगा, जबकि सोयराबाई ने अपने पुत्र राजा राम को गद्दी पर बिठाने का षड्यंत्र रचा था। यहाँ पे पहला कथन सही है। दूसरा है जिंजी का विजय इनकी अंतिम विजय थी। देखिए जिंजी का जो विजय है इनका अंतिम विजय रहा था, और साथ ही ध्यान देंगे कि जिंजी का किला जो है यह अभी तमिलनाडु में स्थित है, जिसे यूनेस्को के 44वें विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तो दूसरा भी सही है। और तीसरा है शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर की व्यवस्था पर आधारित थी, यह भी सही दिया गया है। चौथा है वारणा की संधि शिवाजी और मुगल के मध्य में हुआ था। देखिए यहाँ पर दिया गया है वारणा का संधि। वारणा का संधि जो होता है यह होता है 1731 में, 1731 में हुआ था, और यह शिवाजी के समय में नहीं हुआ था। यह संधि जो है बहुत बाद में साहू जी महाराज के बीच में हुआ था, यानी सतारा और संभाजी द्वितीय यानी कोल्हापुर के बीच में हुआ था। इसलिए चौथा जो है गलत है। यहाँ पे 1, 2, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7वां क्वेश्चन है कि 52 काशी सुबोध रत्नाकर निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक की रचना है? तो यह हो जाएगा ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले का। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। देखिए सावित्रीबाई फुले जो है भारत की प्रथम महिला शिक्षिका और एक महान समाज सुधारक रही थी, और इन्होंने 52 काशी सुबोध रत्नाकर का रचना किया था 1892 में। 1892 में इसका रचना किया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प की नीति के अंतर्गत में विलय किए गए राज्यों का सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सही क्रम इसका क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले हड़प नीति में किसको मिलाया गया था? सबसे पहले मिलाया गया था जैतपुर को। तो सबसे पहले हो जाएगा जैतपुर। जैतपुर बुंदेलखंड का और संबलपुर उड़ीसा का, इसे मिलाया गया था 1849 में। 1849 में मिलाया गया था। उसके बाद में उदयपुर। उदयपुर जो है यह कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। यह मिलाया गया था 1852 में। इसको मिलाया गया था 1852 में। झांसी को मिलाया गया था 1853 में। झांसी को 1853 में मिलाया गया था गंगाधर राव की मृत्यु के बाद में। और नागपुर को मिलाया गया था 1854 में। 1854 में यह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा विलय था नागपुर। तो यहाँ पे अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1, 4, 2, 3। यहाँ पे 1, 4, 2, 3 ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका से किया गया था? ये हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए स्थापना की बात करते हैं तो गांधी जी ने 1903 ईस्वी में गांधी जी ने 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका का शुरुआत किया था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य रहा था वहां रह रहे भारतीयों के खिलाफ हो रहे नस्लीय भेदभाव को उजागर करना और उन्हें अपने अधिकारों के लिए जागरूक करना था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें क्या दिया गया है? 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में क्या है? स्वदेशी सेवक संघ। देखिए स्वदेशी सेवक संघ की बात करते हैं तो वैंकूवर के, यहाँ पे वैंकूवर हो जाएगा। देखिए स्वदेशी सेवक संघ जो है इसको सेवक होम भी बोलते हैं, स्वदेशी सेवक होम। यह कनाडा में इसका स्थापना किया गया था। यानी इसका स्थापना जो है जीडी कुमार ने किया था। इसका स्थापना जीडी कुमार ने किया था। जीडी कुमार ने इसका स्थापना किया था, और यह भारतीय प्रवासियों और क्रांतिकारियों के लिए एक आश्रय स्थल था वैंकूवर कनाडा में। यह जो है कनाडा में स्थित है, तो इसका मिलान हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा है यूनाइटेड इंडियन हाउस। यूनाइटेड इंडियन हाउस जो है यह सियाटल अमेरिका में है। यह सियाटल यूएसए यानी अमेरिका में है, सियाटल में। इसका मिलान 2 हो जाएगा। इसका स्थापना तारकनाथ दास और जीडी कुमार ने 1910 के आसपास में किया था। इसका स्थापना 1910 के आसपास में किया गया था। युगांतर आश्रम जो है यह सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। यह भी यूएसए अमेरिका में है, सैन फ्रांसिस्को में। यह प्रसिद्ध गदर पार्टी 1913 जो बनाया गया था, 1913 में इसका मुख्यालय रहा था। उसके बाद में है आजाद हिंद फौज। तो आजाद हिंद फौज जो है यह रंगून बर्मा हो जाएगा। यह बर्मा हो जाएगा यानी आज का म्यांमार। तो रंगून जो हो जाएगा। आईएनए का गठन जो है सिंगापुर में हुआ था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने भारत पर आक्रमण जो है इम्फाल अभियान करने के लिए अपना अग्रिम मुख्यालय रंगून में ट्रांसफर किया था। तो इसका मिलान हमारा रंगून हो जाएगा। यहाँ पे ABCD हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हरा करके अध्यक्ष बने थे? सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके वहां के अध्यक्ष बनाए गए थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए इसी को त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। देखिए 1939 में मध्य प्रदेश के त्रिपुरी जो कि जबलपुर में है, यहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन होता है। और चुनाव में महात्मा गांधी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष बने, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को 203 वोटों से हरा दिया था। और बोस को
1580 और पटाभी को 1387 वोट मिले थे। इससे क्या हुआ, गांधी जी का प्रतिक्रिया क्या रहा था कि इस हार पर गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। और इस्तीफा के समय में जो गांधी जी ने विरोध और कार्यकारिणी समिति के सहयोग के कारण अप्रैल 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। और 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। और इससे पहले हुआ था हरिपुरा अधिवेशन। तो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में। इसको भी ध्यान देंगे कि हरिपुरा अधिवेशन जो है यह 1938 में किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार विधायी परिषदों की स्थापना किया गया था। तो भारत में पहली बार विधायी परिषदों का स्थापना किया गया था 1861 में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि चीन ने 2000 वर्ष पुराने वंशवाद शासन प्रणाली के अंत और चीन गणराज्य के उद्भव का मुख्य कारण क्या रहा था। यह रहा था सन 1911 में सन्यात सेन के नेतृत्व में आंदोलन। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए किंग वंश का पतन जो हुआ था, इस क्रांति ने चीन के अंतिम शाही वंश था मंचू वंश। मंचू वंश के 2000 वर्षों से चले आ रहे राजशाही शासन को उखाड़ फेंका था। इसी को बोला गया था सिन्हाई क्रांति कहा गया था, जो कि 1911 में हुआ था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार का वह नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है जहां से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी का उपकरण कहां से प्राप्त हुआ था। देखिए हड्डी का उपकरण प्राप्त हुआ था चिरान से, जो कि छपरा में स्थित है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए यह जो है घाघरा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर स्थित है। और महत्व की बात करते हैं तो यह जो भारत में नवपाषाण काल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। और यहाँ से पत्थर के औजारों के अलावा हड्डी के उपकरण भी भारी मात्रा में मिले हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर कालीन बिहार का प्रमुख सूबेदार नहीं था। ये हो जाएगा मलिक जानी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए जो मलिक जानी है इसका संबंध अकबर काल से नहीं है, इसका संबंध हो जाएगा गुलाम वंश से, हो जाएगा सल्तनत काल से। मलिक जानी का संबंध हो जाएगा सल्तनत काल से। सल्तनत काल से मलिक जानी का संबंध है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे बात करते हैं मुनीम खां का। जो मुनीम खां है यह अकबर द्वारा नियुक्त बिहार का पहला सूबेदार बनाया गया था 1574 में। 1574 में अकबर ने इसे बिहार का पहला सूबेदार बनाया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा और स्वास्थ्य किस प्रकार के निवेश माने जाते हैं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य जो होता है यह मानव पूंजी निवेश होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मानव संसाधन का अर्थ है, तो मानव संसाधन का अर्थ होता है लोग और उनकी क्षमता। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत में कौन सी योजना को कानूनी अधिकार के रूप में लागू किया गया है। तो भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत में पूछा गया है कौन से योजना को कानूनी अधिकार के रूप में लागू किया गया है। तो इसमें लागू किया गया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया गया है, मध्याह्न भोजन योजना को लागू किया गया है और एकीकृत बाल विकास सेवा को भी लागू किया गया है। तो यहाँ पे उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है कि गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। तो गरीबी रेखा का निर्धारण जो होता है यह होता है आय और उपभोग के आधार पर होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि मानव पूंजी और भौतिक पूंजी के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है, कौन सा सही दिया गया है। सबसे पहला है मानव पूंजी अमूर्त है, जबकि भौतिक पूंजी क्या होती है, मूर्त होती है। यही कथन हमारा सही है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। मूर्त का मतलब क्या होता है, टेंजिबल, यानी भौतिक पूंजी जैसे मशीन होता है, बिल्डिंग होता है, कंप्यूटर, इस सभी को हम क्या सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसको मूर्त बोलेंगे। यह तो उत्पादन की प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और एक होता है अमूर्त। अमूर्त में क्या होता है, अमूर्त में मानव पूंजी होता है। जैसे जो डॉक्टर का जो कौशल होता है, स्किल होता है, यह क्या होता है, अमूर्त होता है। शिक्षक का जो ज्ञान होता है यह भी अमूर्त होता है। और स्वास्थ्य जो होता है यह भी अमूर्त होता है, यानी इसको हम लोग छू नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच में अंतर पर विचार कीजिए। इसमें क्या अंतर होता है। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है व्यक्ति और फर्मों के निर्णयों का अध्ययन करता है, जबकि जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। इसीलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है सरकार की आवश्यकता क्यों होती है। तो सरकार की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि समाज में व्यवस्था बनाई रखी जाए। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र में चुनाव क्यों आवश्यक है? तो लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक होता है जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देने के लिए। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, पंचायती राज के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव करना है, कौन सा सही दिया गया है? पहला कथन है, ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है, जो कि सही दिया गया है। और दूसरा कथन है, जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का सबसे ऊंचा स्तर है, यह भी सही दिया गया है। यहाँ पे दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही दिए गए हैं। देखिए, जो ग्राम सभा होता है, पंचायती राज की बुनियादी इकाई या आधार होती है। इसमें गांव के वे सभी लोग शामिल होते हैं जिनका एज जो है 18 वर्ष से अधिक होता है। और जो दूसरा कथन दिया गया है, देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो पंचायती राज व्यवस्था है भारत में त्रिस्तरीय होती है। इसमें जो जिला होता है शीर्ष पायदान पर होता है, और यह जिले के सभी प्रखंड यानी ब्लॉकों की पंचायत समितियों के बीच में समन्वय स्थापित करती है और पूरे जिले के विकास के लिए योजना बनाती है। त्रिस्तरीय ढांचा जो होता है, यह बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर लाया गया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इनमें से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? देखिए, गूगल क्या है? गूगल जो है एक सर्च इंजन है, यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर यह सभी जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन है कि पुलिस और न्याय प्रणाली के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है। सबसे पहला कथन हमारा कि एफआईआर का पूरा रूप है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। देखिए, एफआईआर का जो पूरा रूप होता है यह क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। यह कथन जो है पहला कथन हमारा सही दिया गया है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। दूसरा कथन है एफआईआर केवल मजिस्ट्रेट दर्ज कर सकता है, यह गलत है, क्योंकि जो एफआईआर होता है यह पुलिस थाने के जो भार साधक अधिकारी होते हैं, ऑफिसर इंचार्ज होते हैं, इनके द्वारा दर्ज होता है। मजिस्ट्रेट के द्वारा इसको दर्ज नहीं करते हैं, इसलिए दूसरा कथन गलत है। यहाँ पूछा गया कौन सा सही है, तो केवल एक सही है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताना है कौन सा कथन सही दिया गया है। सबसे पहला कथन है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखिए, भारत में राज्यपाल का जो नियुक्ति होता है राष्ट्रपति के द्वारा होता है, यह सही दिया गया है। और दूसरा कथन क्या दिया गया है, और साथ ही ध्यान देंगे, यह होता है आर्टिकल 155 के अकॉर्डिंग होता है। दूसरा कथन है, राज्यपाल का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। देखिए, यह कथन जो है गलत होता है, क्योंकि जो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है यह अप्रॉक्स 5 वर्षों का होता है, यानी यह 5 वर्षों का होता है, 6 वर्षों का नहीं होता है, इसलिए दूसरा जो है गलत है। पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे केवल एक सही है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कौन सा एक कथन जो है सत्य है। इसमें से सही कथन का चुनाव करना है। सबसे पहला कथन है कि 73वां संविधान संशोधन पंचायतों से संबंधित है, जो सही है। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है, यह भी सही है। और दोनों संशोधन 1992 में पारित किया गया था, यह भी सही है। तीनों कथन सही दिए गए हैं, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति किससे संबंधित है? तो भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति जो होती है यह सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है वह सही है। सबसे पहले आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था। ठीक है, जो आर्टिकल 370 है यह जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया था, यह सही दिया गया है। और दूसरा कथन है, इसे 2019 में 101वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है। देखिए, इसको जो है हटाने की बात करते हैं तो 101वां संविधान संशोधन दिया गया यहाँ पे, लेकिन 101वां संविधान संशोधन जो है इसकी जानकारी के लिए यह हो जाएगा जीएसटी। 101वां क्या हो जाएगा, यह जीएसटी से संबंधित है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया गया है। दूसरा जो है गलत है। यहाँ पूछा गया कौन सा सही है, तो केवल एक सही है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। मौलिक अधिकार के संबंध में सही कथन पर विचार करें। सबसे पहला कथन है कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 6 में दिया गया है। देखिए, मौलिक अधिकार जो है यह कहाँ पे है, भाग 3 में है, यह 6 में नहीं है, भाग 3 में है। भाग 3 जो है, भाग 3 इसी में मौलिक अधिकार दिया गया है, इसलिए पहला कथन गलत है। दूसरा कथन है, यह न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, यह सही दिया गया है। और तीसरा कथन है, नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों को समान रूप से दिए गए हैं। देखिए, तीसरा कथन जो है यह गलत दिया गया है, क्योंकि सभी मौलिक अधिकार जो है विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 यह जो है सिर्फ भारतीय को प्राप्त है, इसलिए तीसरा कथन भी गलत है।
इसमें से सही केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारतीय संविधान में जो संघीय व्यवस्था है यह आर्टिकल 1 में वर्णित है, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लेकिन इसके कितने सदस्य हर 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं? यह होते हैं 1/3 होते हैं, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए सेवानिवृत्ति जो होता है इसमें 1/3 यानी 1/3 1/3 जो होते हैं सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और इनका जो कार्यकाल होता है तो राज्यसभा के एक सदस्य का जो व्यक्तिगत कार्यकाल होता है यह 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित जीवों पर विचार करें। सबसे पहले क्या है इसमें, पैरामीशियम, अमीबा, कवक और बैक्टीरिया। तो पूछा गया है उपरोक्त में से कौन सा एक कोष के जीव है? इसमें से एक कोष के पैरामीशियम है, अमीबा है और बैक्टीरिया है, लेकिन जो कवक है, कवक बहुकोषीय होता है। यहाँ पे तो 1 2 4 हमारा आंसर है, 1 2 4 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्वेश्चन है कि कथन ये दिया गया है, स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखिए स्लाइडेन और स्वान जो है इन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यह सही दिया गया है, और कारण है इन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। देखिए जो सभी कोशिकाएं होती है यह पूर्ववर्ती कोशिकाएं से बनी होती है, यह गलत है, क्योंकि यह बात जो है स्लाइडेन और स्वान ने नहीं बताई थी। स्लाइडेन और स्वान ने यह समझाने में असफल रहे थे नई कोशिकाएं कैसे बनती है, इसलिए जो कारण है यह गलत है। तो यहाँ पे ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। सबसे पहला है कोशिका का खोज। कोशिका का खोज क्या था? रॉबर्ट हुक ने। यह लीवन हुक ने नहीं किया था, यह किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका का खोज किया था, जबकि सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज जो है एंटोनी लीवन हॉक ने किया था 1674 में। तो पहला मिला नंबर गलत है। दूसरा है सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट हुक ने। यहाँ पे उल्टा दिया गया है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज कौन किया था? एंटोनी लीवन हॉक ने किया था। उसके बाद में तीसरा है जीव द्रव का खोज पुरकिंजन ने किया था, यह सही दिया गया है। और चौथा है कोशिका सिद्धांत में संशोधन स्लाइडन और स्वान ने किया था। एक कोशिका सिद्धांत जो है इसमें संशोधन किया गया था, यह रुडोल्फ विर्चो ने किया था। ये स्लाइडन स्वान ने नहीं, रुडोल्फ विर्चो ने किया था, इसलिए चौथा भी गलत है। यहाँ पूछा गया है कि सही विकल्प कौन सा है? केवल इसमें से 3 सही है, यानी केवल एक युग्म सही है, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन और कारणों पर विचार करें। सबसे पहला कथन है कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। देखिए जितने भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं इनमें श्रम विभाजन होता है, यह सही दिया गया है। और कारण है शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग काम करते हैं, यह कारण भी सही दिया गया है, यानी ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 यानी 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है कोशिका झिल्ली पूर्ण परगम में होती है। देखिए कोशिका झिल्ली जो होती है यह पूर्ण परगम में नहीं होती है, यह क्या होती है? यह वर्णात्मक परगम में होती है, यानी इसका अर्थ है कि यह केवल कुछ विशिष्ट पदार्थों को ही अंदर बाहर आने देती है, सभी को नहीं आने देती है, इसलिए पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है कोशिका झिल्ली से CO2 विसरण द्वारा आर पार होते हैं, दूसरा कथन सही दिया गया है। इसमें से कौन सा सही है? तो केवल 2 सही है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला कथन है उन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे और यह 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। पहला कथन सही दिया गया है। दूसरा है इस प्रयोग ने दर्शाया कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश इसके बहुत छोटे से केंद्र यानी नाभिक में निहित होता है, यह भी सही दिया गया है। और तीसरा है रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में यह प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। देखिए तीसरा कथन जो है यह गलत दिया गया है, क्योंकि रदरफोर्ड ने यह कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन निश्चित कक्षाओं में बिना ऊर्जा खोए घूमना यह गलत है। यह सुधार नील्स बोर ने अपने मॉडल में किया था, इसीलिए तीसरा कथन जो है गलत है। यहाँ पे 1 और 2 जो है सही है, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करना है कौन सा?
सही दिया गया है। सबसे पहला कथन है कि केंद्रक में दोहरी दोहरी कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जो कि सही है। दूसरा है केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। देखिए केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं, यह भी सही है। और क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। देखिए केंद्रक जो क्रोमोसोम होता है डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, यह भी सही दिया गया है। यानी 1, 2, 3 तीनों सही दिए गए हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु के अपरमाणु कणों की खोज के संदर्भ में सही मिलान करना है। सबसे पहला कथन क्या है हमारा, सूची 1 में वैज्ञानिक है और सूची 2 में खोज या योगदान दिया गया है। सबसे पहला है जे थॉमसन। तो जे थॉमसन जो है इन्होंने 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने। उसके बाद में ई गोल्डस्टीन। तो जो ई गोल्डस्टीन है यह कैनाल किरणों का खोज किए थे। कैनाल किरणों का खोज किए थे ई गोल्डस्टीन। और ये कब किए थे, 1886 में। ये 1886 में इसका खोज किए थे। उसके बाद में जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक जो है यह क्या किए थे, न्यूट्रॉन का खोज किए थे। यह किए थे 1832 में, सॉरी 1932 में। 1932 में यह किए थे, न्यूट्रॉन का खोज किए थे। और अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जो है इन्होंने सोने के पन्नी के माध्यम से परमाणु में केंद्रक का खोज किया था। यह केंद्रक का खोज किए थे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 3, 4, 1, 2। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। 42 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में सबसे पहले केंद्र काय। देखिए केंद्र काय जो होता है केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है। केंद्र काय में यह ऑप्शन 2 हमारा मिलान हो जाएगा। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है, जैसे बैक्टीरिया में स्पष्ट केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। और इस अस्पष्ट जो केंद्रकीय क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन पदार्थ यानी न्यूक्लिक एसिड होता है, इसे केंद्रकाय कहा जाता है। उसके बाद में दूसरा है वायरस। वायरस क्या होता है, तो किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। वायरस में क्या नहीं होती है, झिल्ली नहीं होती है। उसके बाद में तीसरा है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव जो होता है यह कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाने वाला एक तरल पदार्थ है। इसमें विभिन्न कोशिकांग तैरते रहते हैं, तो इसमें क्या होता है, तरल पदार्थ होता है। इसका मिलान 3 हो जाएगा। उसके बाद में चौथा है क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन जो होता है जब कोशिका विभाजित नहीं होती रहती है तब डीएनए केंद्रक में धागे की तरह रचनाओं का एक जाल के रूप में दिखाई देता है, जिसे क्रोमैटिन कहा जाता है। तो यह धागे की तरह रचनाओं का जाल होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2, 3, 1, 4। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे अभिकथन दिया गया है। अभिकथन ये दिया गया है कि वायरस तब तक जीवन के गुण प्रदर्शित नहीं करता जब तक वे किसी सजीव शरीर में प्रवेश नहीं करते। पहला कथन सही है। और दूसरा कथन है कि वायरस में अपना स्वयं का कोशिका द्रव्य और केंद्रक बहुत विकसित होता है। यह कथन जो है गलत दिया गया है। दूसरा कथन गलत है। देखिए गलत क्यों है कि वायरस में अपना स्वयं का जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिकांग या विकसित केंद्रक नहीं होता है। इनकी जो संरचना होती है अत्यंत सरल होती है, जिसमें केवल एक आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए या आरएनए होता है, जो एक प्रोटीन के आवरण जिसको बोलते हैं कैप्सिड से घिरा हुआ रहता है। इसलिए दूसरा जो है गलत है। यहाँ पे ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है। निम्नलिखित तापमानों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए जल का क्वथनांक। जल का क्वथनांक की बात करते हैं तो जल का क्वथनांक कितना होता है, जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यह होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद में है मानव शरीर का तापमान। तो मानव शरीर का तापमान कितना होता है, देखिए मानव शरीर का तापमान होता है हमारा 90, सॉरी यहाँ पे सेल्सियस में पूछा गया है तो सेल्सियस में हो जाएगा, लगभग हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में है कक्ष तापमान यानी रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो रूम टेम्परेचर कितना होता है, यह होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है, सभी सेल्सियस में है। और जल का जो हिमांक होता है यह कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसको क्या करना है, अरेंज करना है। और अरेंज करना है बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले हो जाएगा जल का हिमांक, यानी सबसे पहले क्या हो जाएगा 4, 4 के बाद में हो जाएगा 3 यानी 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा, इसके बाद में 2 हो जाएगा मानव शरीर का तापमान हो जाएगा। और सबसे लास्ट में जल का क्वथनांक यानी 1 हो जाएगा। 4, 3, 2, 1। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हाल ही में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक यानी ईपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है हमारा कि इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। देखिए पहला कथन जो है गलत है, क्योंकि निर्यात तैयारी सूचकांक जो है नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जारी नहीं करता है, इसलिए पहला कथन गलत है। दूसरा है रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है, यह सही दिया गया है। और जिला निर्यात के प्रथम स्थान पर जामनगर हो जाएगा गुजरात का, यह भी सही दिया गया है। तो केवल 2 और 3 सही है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने हाल ही में किस नाम से आधार का शुभंकर जारी किया है? इसका नाम हो जाएगा उदय। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। एक उदय का अर्थ होता है उगना या शुरुआत, जो डिजिटल इंडिया और सशक्तिकरण की नई नई शुरुआत का प्रतीक भी है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। जनवरी 2026 में ईरान में बढ़ते तनाव के बीच में भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन स्वदेश। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है कि शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रदान किए जाने वाले इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रदान किया जाता है इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। और यह किसको दिया गया है? यह ग्राशा मिशेल को दिया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया गया है कि उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो बिहार ने स्वर्ण पदक हासिल किया है महिला लॉन बॉल में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उत्तराखंड में जो आयोजन किया गया था 38वां राष्ट्रीय खेल, यह जनवरी फरवरी 2025 में हुआ था और इसमें विजेता टीम में बिहार की जो महिला लॉन बॉल टीम रही थी खुशबू कुमारी, तो इसमें शामिल थी खुशबू कुमारी। ध्यान देंगे इसमें कौन था? इसमें थी खुशबू कुमारी थी और साथ में निकहत खातून, इसमें निकहत खातून थी और एक थी इसमें पायल प्रीति, इसमें पायल प्रीति। यह तीनों ने मिलकर के इसमें स्वर्ण पदक हासिल किया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर तैनात भारतीय रेलवे के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो विशाखापट्टनम का जो रेलवे स्टेशन पर तैनात है भारतीय रेलवे का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट, इसका नाम हो जाएगा ASC अर्जुन। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए ASC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अर्जुन का ऑलवेज रेस्पॉन्सिबल एंड जस्ट ऑब्जेक्टिव टू नेशनल, यानी अर्जुन हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। 51 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में किया गया था। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है IGMDP। तो IGMDP का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है असत्य विकल्प का चयन करना है, कौन सा गलत है? सबसे पहला है यह शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 1924 में किया गया था। देखिए प्रथम शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन जो है 1924 में हुआ था, यह सही है। और प्रथम पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन 1960 में हुआ था, यह भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना 1894 में हुआ था, यह भी सही है। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष बेरोन पियरे डी कोबार्टिन है। देखिए यह जो है गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है इसके प्रथम अध्यक्ष रहे थे डेमेट्रियस बिकेलास। इसको ध्यान देंगे, यह कौन थे? यह थे डेमेट्रियस बिकेलास रहे थे, इसलिए जो चौथा है गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 में संस्था का नाम है और सूची 2 में मुख्यालय है। सबसे पहले संस्था है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय हो जाएगा। और यह जो है 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जो है OECD, इसका मुख्यालय हो जाएगा पेरिस फ्रांस में। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। और यह जो है विकसित देशों का समूह है। राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ है, इसका मुख्यालय लंदन में हो जाएगा। लंदन में इसका मुख्यालय हो जाएगा कॉमनवेल्थ का। और इसमें वे देश शामिल है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे थे। उसके बाद है सार्क। तो सार्क जो है यानी सार्क का जो मुख्यालय हो जाएगा सचिवालय, यह काठमांडू नेपाल में है। तो इसका मिलान काठमांडू नेपाल हो जाएगा। यानी हमारा आंसर जो है ऑप्शन 1 हो जाएगा 3 1 2 4। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार विधान परिषद का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो विधान परिषद का गठन जो किया गया था, यह किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है बिहार के पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने थे दीप नारायण सिंह। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57।
57 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है। तो नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है पश्चिम चंपारण, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है कि बिहार में गंगा की सहायक नदियों को पश्चिम से पूरब के क्रम में सजाना है। देखिए, जो पश्चिम से पूरब में सजाएंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, घाघरा, जिसको हम लोग बोलते हैं सरयू। तो सबसे पहले हो जाएगा घाघरा या सरयू बोल सकते हैं। सबसे पहले घाघरा हो जाएगा, घाघरा के बाद में क्या हो जाएगा, गंडक, इसके आगे में क्या हो जाएगा, गंडक, गंडक के बाद में बूढ़ी गंडक, तो यहाँ पे सरयू, इसके बाद में क्या है, गंडक, सरयू के बाद में, सरयू के बाद में गंडक, यहाँ पे है गंडक, इसके बाद में बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक के बाद में बागमती, बागमती के बाद में क्या होती है, कमला, बागमती के बाद में कमला होती है, कमला के बाद में क्या होती है, कोसी, और कोसी के बाद में क्या होती है, महानंदा, महानंदा जो है, और यहाँ से बिहार और बंगाल का बॉर्डर डिसाइड होता है महानंदा नदी से। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का वह एकमात्र जिला जो राष्ट्रीय साक्षरता दर से ऊपर है, ये हो जाएगा रोहतास, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। साथ ही ध्यान देंगे कि बिहार का साक्षरता दर, देखिए बिहार का साक्षरता दर जो है यह कितना हो जाएगा, 61.8% हो जाएगा, इसको भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, और यहाँ पे यह भी ध्यान देंगे कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास ही है और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य डेल्टा क्षेत्र में अवस्थित है। तो डेल्टा क्षेत्र में कौन सा हो जाएगा, पूछा गया डेल्टा क्षेत्र में, क्या हो जाएगा, सुंदरवन, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के निर्धारण में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को अपनाने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण की बात करते हैं, इसका मुख्य कारण क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा कि यह भारत के लगभग मध्य से गुजरता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परियोजनाओं को संबंधित नदियों से मिलान करना है। सबसे पहले परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। देखिए, यह स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जिसका स्थापना 1948 में, इसका स्थापना किया गया था 1948 में। 1948 में जो दामोदर नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो यहाँ पे इसका मिलान हमारा 2 हो जाएगा। उसके बाद में है बाखड़ा नांगल परियोजना, यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है, जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर है, और किस नदी पर है, यह सतलुज पर स्थित है। उसके बाद में है गांधी सागर परियोजना, जो कि चंबल घाटी परियोजना का हिस्सा है, और यह मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 1 हो जाएगा, 2, 3, 1 ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63, 63 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की झीलों को संबंधित राज्य से मिलान करना है। सबसे पहले है वुलर झील, वुलर झील कहाँ पे है, ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। देखिए, वुलर झील जो है यह जम्मू कश्मीर में है, और यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद में चिल्का झील, चिल्का झील उड़ीसा में है, और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। और सांभर झील, सांभर झील है राजस्थान में है, और यह जो है भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय यानी इनलैंड खारे पानी की झील है, जहां से बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन भी होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2, 1, 3 ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से विवर्तनिकी प्रक्रिया से निर्मित मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी। तो विवर्तनिकी प्रक्रिया से मीठे पानी की निर्मित झील हो जाएगी वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, यदि भारत का मानक समय 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थान पर 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित होता, तो पूर्वोत्तर भारत के समय में लगभग कितना अंतर होता। देखिए, इसमें कितना अंतर होता, लगभग 1 घंटा अंतर होता, क्योंकि 4 मिनट में होता है 1 डिग्री, 1 डिग्री को तय करने में कितना लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पे दिया गया है 15 डिग्री, 15 डिग्री क्या हो जाएगा, तो 15 × 4 यानी 60 मिनट, यानी 1 घंटा आगे हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा 1 घंटा आगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66। देखिए, 66 नंबर क्वेश्चन है कि दक्कन के पठार की सबसे विशिष्ट भू आकृतिक विशेषता कौन सी है। तो दक्कन के पठार की सबसे विशिष्ट भू आकृतिक विशेषता जो हो जाएगी, यह हो जाएगी बेसाल्टिक लावा से निर्मित काली मिट्टी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से गलत सम्मेलन चुनना है, इसमें से कौन सा गलत दिया गया है। सबसे पहला है कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय झेलम से सिंधु तक। देखिए, यह जो है गलत दिया गया है, क्योंकि सर सिडनी बुलार्ड जो है इन्होंने सबसे पहले रखा था पंजाब हिमालय, यहाँ पे कश्मीर हिमालय शामिल नहीं था, इसमें पहला वाला ही गलत है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। इसको बांटा गया था पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और एक बांटा गया था असम हिमालय।
देखिए पंजाब हिमालय जो है सिंधु से सतलज के बीच में है, कुमायूं हिमालय सतलज से काली के बीच में है, नेपाल हिमालय काली से तीस्ता के बीच में है, और एक होता है असम हिमालय। तो असम हिमालय जो है यह तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र के बीच में है, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। 68 नंबर क्वेश्चन है कि मरुस्थल में वनस्पतियों के पत्तियों का कांटों के रूप में परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है जल का संरक्षण करना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं क्या दिया गया है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का पहचान करना है कौन सा गलत दिया गया है। सबसे पहला है बुध के पास में स्वयं का उपग्रह नहीं है। पहला कथन सही है, कोई भी ग्रह मंगल जितना पृथ्वी के निकट नहीं है। यह कथन जो है गलत दिया गया है। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है, न कि मंगल। और शुक्र और पृथ्वी के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है मंगल और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी से काफी कम है। इसलिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसलिए पहला जो दूसरा कथन है यह गलत है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है आइजक न्यूटन ने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम वर्ण क्रम के पुनर्योजन के लिए क्या प्रयोग किया था? इसने प्रयोग किया था, उन्होंने एक दूसरा सर्वसम प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष में उल्टा स्थिति में रखा था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 है अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में क्या मुख्य अंतर होता है? देखिए अस्थायी चुंबक होता है, देखिए जो विद्युत चुंबक की ध्रुवता यह बदली जा सकती है, लेकिन अस्थायी चुंबक की जो ध्रुवता होती है यह कांस्टेंट होती है, यानी नियत होती है। यही मेन अंतर है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 72 नंबर क्वेश्चन है आवर्धन यानी m के मान और उसके चिन्ह के संबंध में सही मिलान करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि जो m का मान होता है इसमें क्या होता है, अगर नेगेटिव रहेगा तो m का मान अगर नेगेटिव रहता है तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है। लेकिन अगर पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा, आभासी और सीधा हो जाएगा। और मान अगर एक रहेगा m का तो वस्तु के बराबर आकार होगा। अगर एक से छोटा रहेगा तो वस्तु से छोटा हो जाएगा। m जो है एक से बड़ा रहेगा तो वस्तु क्या हो जाएगा, यह बड़ा हो जाएगा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा, यानी इमेज जो वस्तु से बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले दिया गया m का मान -1, तो जो m का मान -1 दिया गया है इसका मतलब क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा और बिंब के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 दिया गया है इसलिए बराबर है, और माइनस का मतलब वास्तविक और उल्टा है। इसका मिलान 2 हो जाएगा। इसके बाद में m का दिया गया है +0.5, इसका मतलब हो जाएगा आभासी और उल्टा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। और क्या हो जाएगा, बिंब से छोटा, क्योंकि 1 से छोटा है। उसके बाद में 2.5, तो 2.5 का क्या हो जाएगा, आभासी और सीधा। प्लस साइन है तो क्या हो जाएगा, आभासी और सीधा हो जाएगा, और बिंब से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यह जो है 2.5 बड़ा है किससे, 1 से। और -4.0, तो -4.0 क्या हो जाएगा, माइनस का मतलब वास्तविक उल्टा, और बिंब से बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 4 जो है यह 1 से बड़ा है। यहाँ पे हमारा आंसर जो है यह 2, 3, 1, 4 है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है संक्षारण के दौरान धातुओं पर चढ़ने वाली परत के संबंध में सही सुमेलित युग्मों का चयन करना है। सबसे पहले दिया गया है चांदी। चांदी जो है काली परत, देखिए चांदी जो होता है वायुमंडल में मौजूद सल्फर जो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ में अपक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड यानी Ag2S बनाती है। यह क्या बनाती है, Ag2S बनाती है, जिससे चांदी के जेवर यानी पायल जो होता है काला पड़ जाता है। तो काली परत जो होती है सिल्वर सल्फाइड के कारण होती है। यह उसके बाद में यह सही दिया गया है। और दूसरा है तांबा। तांबा में हरा परत होता है, यह बेसिक कॉपर कार्बोनेट के कारण होता है। और लोहा जो होता है यह भूरा परत होता है, यह जंग लगने के कारण होता है। तो यहाँ पे तीनों कथन सही दिए गए हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। 74 नंबर क्वेश्चन है अभी कथन ए दिया गया है कि तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। यह सही दिया गया है, और कारण है कि तारे पृथ्वी से बहुत दूर हैं और प्रकाश के बिंदु स्रोत माने जा सकते हैं, जबकि ग्रह पास हैं और उन्हें विस्तृत स्रोत माना जा सकता है, जिससे कुल टिमटिमाहट का प्रभाव शून्य हो जाता है। तो दूसरा कथन भी सही दिया गया है। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो किसी चालक का जो प्रतिरोध है यह निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, और तापमान पर, सभी पर करता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 जो है यहाँ से मैथ्स है।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। देखिए 77 जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 78। 78 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 79, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80। देखिए 80 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। 81 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 81 का ऑप्शन एक हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन जो है 82 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, 83 का आंसर ऑप्शन सी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 84। देखिए 84 और 85 दोनों का आंसर बी है। 84 का आंसर बी हो जाएगा और 85 का भी आंसर हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 86। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 86 का आंसर क्या हो जाएगा? 86 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 87। 87 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा और 88 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 88 जो है इसका आंसर ऑप्शन सी है। 89 का आंसर ऑप्शन एक है। 89 का आंसर ऑप्शन एक है और 90 का आंसर ऑप्शन डी है। 90 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 91। 91 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? 91 नंबर जो है इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 92। 92 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 93। 93 का आंसर हमारा ऑप्शन एक हो जाएगा। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा 93 का और 94 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 94 जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 94। देखिए 94 जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? 94 का ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 95। 95 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 96। 96 का आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 96 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 97। 97 जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 97 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। देखिए 98 जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? 98 का आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 99। 99 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। 100 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।